हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज है 24 अगस्त और आज पेपर हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का। इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आने वाले जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें बीपीएससी के द्वारा किस पैटर्न पर और कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल जो था दोस्तों वह बहुत ही अच्छा लेवल था, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न पूछा गया था। आप लोग पेपर को आसान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा। हार्ड लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था या इजी लेवल का था, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था, किस लेवल का प्रश्न था। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं इसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें दो शामिल है, एक सौर सेल शामिल है और एक पवन चक्की शामिल है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे हम लोग। अगला है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आहार नाल के नाम से, आहार जाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया था। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में ये पूछा गया था कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर मौजूद होते हैं। तो ये स्वपोषी जो होते हैं ये प्रथम पोषण स्तर पर आहार श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो पूछा जा रहा है इसमें से तो नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, लेकिन फॉस्फोरस क्या होता है, ये चक्र नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये होता है पराबैंगनी किरण के पास। और रीटर के द्वारा इसका खोज किया गया था, किसका, तो पराबैंगनी किरण का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित किया जाता है सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा जो पारितंत्र होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यानी कि वन डायरेक्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन दिशिक, यानी कि एक दिशिक। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो पारितंत्र का संघटक है तो ये सूक्ष्मजीव भी है, जंतु और पादप। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन गैस जो होती है लैंडफिल से उत्पन्न होती है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पूछा जा रहा है कहाँ पे? तो जंगल में। तो जंगल में हो जाएगा पादप, मेढक और सांप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आएंगे। पर्यावरण में प्लास्टिक जो होता है डैश की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी की क्रिया के द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग से है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जीके जीएस का प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट में करेंगे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न करेंगे। तो कितने नंबर पे आ जाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 49 से देखेंगे। जीके जीएस देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैथ और रीजनिंग देखेंगे। तो इसमें है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ा दी जाती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशीलता होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा डिंब का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आप सभी को पता होगा, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो कोलीफॉर्म में क्या होता है? तो इसमें प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। किसमें? तो कोलीफॉर्म में। नेक्स्ट है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन ए लगाएं आप लोग का सही आंसर माना जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, ये कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि है। तो सदिश राशि वाले सभी का आंसर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो जब वह स्टैंडिंग यानी कि खड़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो ये हो जाएगा बैगनी, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश है। अगले प्रश्न पे आएंगे, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी? तो बोला जा रहा है कि बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, राइज करेगी यानी कि ऊपर उठेगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उठेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो ये हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो इसकी नाभिक दूरी होती है कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाले सभी का आंसर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बन जाएगा विरंजक चूर्ण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा जा रहा है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। तो इसमें जो आमीटर जो होता है और वोल्ट मीटर जो होता है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालने से क्या होता है। HCl डालने से क्या हो जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो कौन कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है, यानी कि सबसे उत्तम विधि है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वना आरोपण, यानी कि वन रोप कर हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न थे जो लॉजिकल थे, जो लॉजिक लगा के आप लोग सही कर सकते थे। अगले प्रश्न पे आएंगे, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो ये हाल ही में ये नियुक्तियाँ की गई है और ये नियुक्ति से एक दो सवाल बीपीएससी में पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो को क्या किया गया है, ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। और ट्विटर का जो स्थापना हुआ था ये 2006 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगले प्रश्न पे आएंगे 67 पे, इसमें पूछा जाता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है। तो इसका साक्षरता दर है 53.57। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे हम लोग 67 की बात करेंगे तो ये पद्म पुरस्कार से संबंधित है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया वह जानी जाती है, तो वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। और आप लोग को बता दें कि बिहार की कुल 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 68, भारत के संसद का नया भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो नया संसद भवन बना है जिसमें कितना मंजिल है, तो टोटल 4 मंजिल है। इसका वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार का नाम है पद्म श्री विमल पटेल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, पॉलिटी से पूछा गया है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 10% से लेकर 15%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर माना जाएगा। अब करेंट अफेयर से पूछा गया है, करेंट अफेयर का भी जो लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल था। तो देखते हैं क्या पूछा गया था, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा प्रदान किया है। तो OBC का दर्जा प्रदान किया गया है ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से हम लोग जानते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं, इसके शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो इब्न बतूता का संबंध था मोरक्को से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी करेंट अफेयर का है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और आप लोग को बता दें कि ये अंजी नदी पर बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा किस नदी पर, तो ये अंजी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन व्यक्ति था। तो इसके पीछे जो व्यक्ति था उसका नाम था डॉक्टर ग्रांट। नेक्स्ट वन देखेंगे,
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुप जो है इसका सदस्य नहीं है? तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा UAE तो है ही, और इंडिया भी है, ठीक है, और इजराइल भी है, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 देश हैं, इंडिया है, उसके बाद इजराइल है, USA है और UAE है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इसके खिलाफ क्या किया था? गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी वाले आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीसरा संस्करण था, तीसरा भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, वहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो ये न्यूयॉर्क के नियुक्त किए गए हैं, और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को, किसको? तो भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये किस देश की संसद समिति ने सिफारिश की है? तो ये यूके का जो संसदीय समिति है उसके द्वारा ये सिफारिश किया गया है। तो यूके वाले आप लोग का सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, और इसका संबंध किस देश से? तो ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो उसमें हो जाएगा दोपहर के 2 बजे, यानी कि 2 PM इसका सही आंसर हो जाएगा। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन है? तो इसमें हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है कंटूर को पत्थरों तथा घास आदि से ढकना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म जो है ये पहला जो है KG बेसिन, यह बंगाल की खाड़ी में ये सही है, और ये लूनेज क्षेत्र ये गुजरात में है। तो ए और सी सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये लोग कदम की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये तरबूजा की जाती है, खरबूजा की और खीरा की। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा तीनों कथन सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। कनाडा और USA के मध्य
भौगोलिक सीमा बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये सभी को पता होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन किसको बोला जाता है, तो ये शुक्र ग्रह को बोला जाता है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो ये वेनेजुएला का एक हिस्सा है अमेजन नदी। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ये कराकस में स्थित है, और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो सबसे टोटल 5 परत होते हैं वायुमंडल की परत में, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल, तब बहिर्मंडल। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लदांग, जो मलेशिया में है। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए लगा के आए होंगे उसका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो उस महान महिला का नाम था अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो ये पूना में स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंकार हिंदू साप्ताहिक पत्रिका था और इसका प्रकाशन जो किए थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। तो ये कहा गया था हीरोज के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जो थे काम करने वाले वो थे जगजीवन राम। नेक्स्ट देखेंगे, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान की स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसको पारित किया गया था मई 1918 में, इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये संथाल जनजाति था बिहार के, और ये गया अधिवेशन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का था। तो ये सही है। यंग इंडिया गांधी जी का था, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा आपका इंडियन इंस्पेक्टर SN बनर्जी के द्वारा। तो ये गलत है, और पूछा जा रहा है कौन गलत है, तो यही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग को बता दें कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग
जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक आउट करके आए हैं उसका सही आंसर माना जाएगा महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये चौकीदार कर देने से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकार कर दिया गया था। अगला सवाल है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा? 32% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला क्या है, एक तरफ दिया गया है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम और दूसरे तरफ है उससे संबंधित वर्ष। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम। तो विशेष विवाह अधिनियम यह 1954 में आया था। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम ये आया था 1961 में लाया गया था। उसके बाद है समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो ये आया था 1976 में। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम इसको लाया गया था 1986 में। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का 2, उसके बाद 2 के बाद 4 है, तो 2 के बाद 4 किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक से पूछा गया है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये पुस्तक का नाम है और पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है धर्मपाल के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये आश्वासित करता है नागरिकों के न्याय एवं उनकी स्वतंत्रता एवं समानता से। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110, इसमें किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा गया था एन.वी. रमन्ना के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। तो 1 का 2। लोकतंत्र का आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा जनता दल। उसके बाद देख लेते हैं 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 किस में है? तो सी हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे जोतने वाले भूमि, तो जोतने वाले भूमि ये हो जाएगा वाम मोर्चा। और 1 बच गया तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये हो जाएगा दक्षिण वाला नाम है, नाम से ही पता चल रहा है एन.टी. रामा राव। अगला प्रश्न पे आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 112, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था द कॉमिन्स्टर्न। जितने भी स्टूडेंट लगा के आए हैं उनका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये कहा गया था दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की मुख्य मांग क्या थी? तो भाग लेने वाले खेतिहारों की मुख्य मांग थी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी,
तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये चर्चा जो किया गया, ये किया गया द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर, एक से ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ये भारत का जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ये सरदार पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह को किया गया था। किस वर्ष? तो ये 1928 में किया गया था। बारदोली जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 के प्रारंभ में महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? तो ये 1991 में निर्गत किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न बचा था उनको देख लेते हैं। उनका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग टिक आउट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन से प्रश्न और मैथ में पूछा गया था। क्वेश्चंस नंबर 17 देखेंगे तो 17 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है रेशियो से और इसमें आंसर हो जाएगा कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 241। तो 241 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। तो इसमें आंसर जो होगा ये भी सही है और ये भी सही, क्योंकि इसको आप आधा कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। जब दोनों आ रहा है तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, ये रीजनिंग का सवाल है और ये किससे पूछा गया? ये इसको व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा 14,400। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये इसमें पूछा जा रहा है टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितना है? 30 यानी कि 30 इसका आंसर माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, और ये अंडे की टोकरी वाली सवाल है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 22 जो लगा के हैं उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रतिशत से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3300/13। 3300/13 जो भी लगा के आए हैं उसका सही आंसर होगा 3300 बटा कितना? 13। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो ये सीरीज से पूछा गया और इसमें इसका आंसर होगा 96। 96 जितने भी स्टूडेंट लगा के आए हैं सबका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद है ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बताना है यहाँ पे कितना होगा। तो ये हो जाएगा 120। तो 120 वाले सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें रीजनिंग का ये पूछा गया है, रीजनिंग का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही है और बी सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 18/16 76 91। अगला का आंसर हो जाएगा 40 पाई। तो 40 पाई जो भी स्टूडेंट लगा के आए हैं उसका सही आंसर माना जाएगा। अगला देखेंगे, ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसमें जितने भी स्टूडेंट पुस्तक लगाए हैं वो सब सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 1951। अगला सवाल है समीकरण से पूछा गया था और इसमें आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लॉग से पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? तो वो 5 होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है 36। इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 और 13, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 7 और 13 इसका आंसर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? तो इसमें 2 आंसर आ रहा है, एक -27 भी आ रहा है और एक भी आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है और इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 मीटर। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3% की यहाँ पे हानि होती है। नेक्स्ट सवाल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई। नेक्स्ट है इसका हो जाएगा 3। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है और इसका आंसर हो जाएगा 42 का हाफ, यानी कि 1/2। अगला सवाल 43 नंबर है और इसमें आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा x-2। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 231। ऑप्शन बी जितने भी स्टूडेंट लगा के आए हैं उन सभी का आंसर सही होगा। अगला आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा दोस्तों? 450। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर कितना होगा? तो ये 4 वर्ष होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का आंसर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -2/3। कितना हो जाएगा? -2/3। अगला सवाल है 48 और ये लास्ट सवाल है और 48 का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ई लगा के आए हैं उसका सही आंसर माना जाएगा। तो ये था दोस्तों जो आज पेपर हुआ है बीपीएससी टीचर का। ये प्रथम पाली का पेपर है। जल्द ही जो सेकेंड पाली का पेपर होगा उसको लेकर हम आएंगे और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का नंबर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।